तक हो क्या रहा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से पहले जो क्लेम टू प्रोग्रेस था वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से डिफाइन होता था, और इस्लामिक गोल्डन एज की सिविलाइजेशनल क्लेम्स में मुसलमानों का एज था उस प्रोग्रेस में। हुआ ये कि क्योंकि मुस्लिम ट्रेडिशन में, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट के वफ़ात के बाद डायरेक्ट स्टेट रहा मोस्ट ऑफ द टाइम। इब्न तैमिया स्पेशल क्लेम इसीलिए करते हैं कि उस टाइम पे मंगोल्स आके एक्चुअली स्टेट उनको खतरा हुआ गिर सकता है, समझ रहे हैं? वो एक बहुत डिसप्रोपोर्शनेट रियलिटी को डील कर रहे थे, इस वजह से ही वॉज फोर्स्ड टू रिकन्स्ट्रक्ट एवरीथिंग। उनको पोजिशंस चेंज करनी पड़ी, उन्हें लगा कि यार ये जो कैटेगरीज हैं ये इस डाउनफॉल को तो डील ही नहीं कर पा रही हैं, तो उनको तकलीद के बाहर आके, कि जो आप बोल रहे हैं ना कि ट्रेडिशन कंस्ट्रक्ट, उनको ये विद इन तकलीद भी बोलना करा। हालांकि वो जो मेथड उन्होंने डिवाइस किया कि आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंप्लीट मेटाफिजिक्स या एपिस्टेमोलॉजी नहीं कंस्ट्रक्ट करी, क्योंकि उस ज़माने में पॉसिबल थी नहीं थी एक अलग सवाल है। तो ये जो दौर है उसमें जो मुस्लिम्स ने एज खोया वो इस वजह से खोया क्योंकि जो उनका कलाम का ट्रेडिशन, उनका दुनिया को प्रोग्रेस देने का ट्रेडिशन, और उनका जो जस्टिस का ट्रेडिशन है वो हिस्टोरिकली मिसअलाइन हो गया, क्योंकि आपने इनको कंपीटिंग गोल्स समझने लगे एक पॉइंट ऑफ टाइम। यूजुअली होता है स्टेट फॉर्मेशन में, करप्शन आता है, लोगों के पास पावर आ जाती है, पावर आ जाती है तो आप हुकूमत क्या करती है कि वो अपने कंट्रोल में पैसा और वेल्थ रखना चाहती है। उसके लिए वो क्या करती है कि वो अब अदल को ख़त्म करना पड़ेगा, इक्वलिटी को ख़त्म करनी पड़ेगी, तो वो प्रोग्रेस को फंड नहीं करते। शुरू के जो खलफा थे या रूलर्स थे, उनका इंटरेस्ट था कि इस्लामिक गवर्नेंस एक्सपैंड हो, उसके मॉडल्स इम्प्लीकेट हों, तो वो पूरा इन्वेस्टमेंट जो बैतुल हिकमा और उसमें एक प्रोडक्शन हुआ। बाद के जो रूलर्स का था वो प्रेजर्वेशन था ऑफ देयर ओन वो। तो उससे क्या हुआ, जो ये मल्टीपल ट्रेडिशंस यूनिफाइड एग्जिस्ट करते थे उलमा और डिस्कर्सिव ट्रेडिशन में, वो घूमते चले गए। और उसी दौरान पे पैरेलल मॉडर्निटीज़ प्रोड्यूस हो रही थी जिसका क्लेम वेस्ट को था। उन्होंने अपना क्या किया कि भाई ट्रांसेंडेंटल क्लेम को हटा के अपना यूनिफिकेशन एक लेवल पे करके सामने रख दिया कि ये अदल है, और उसको कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स के थ्रू, ऑपरेशन के थ्रू मुसल्लत किया लोगों पे, और कॉलोनीज के थ्रू जो एक्सट्रैक्ट हो रहा था प्रॉफिट को, उसको अपनी कंट्रीज में लगा के एक मटेरियल गेन दिखाया, देखो हम कितने आगे हैं। समझ रहे हैं? वो जो सेकंड वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड की एक्सप्लॉइटेशन से आपने एक फॉल्स यूटोपिया क्रिएट किया और बोला देखो हम कर सकते हैं, तो प्रोग्रेस ये सब हमारे हिस्से के हैं। तो ये जो आप बात बोल रहे हैं, जो अभी की डेट में क्योंकि मेटाफिजिक्स नहीं है उस ट्रेडिशन को रिकंस्ट्रक्ट करने की, उस वोकैबुलरी में जो दुनिया समझती है स्टेट इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म में, आपकी इकोनॉमिक्स क्या होगी, आप इक्वलिटी को डील कैसे करेंगे, इनइक्वलिटी को, आपकी इवन प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी क्या होगी, आप गलत और सही के बीच में ऑब्जेक्टिव क्लेम कैसे करेंगे। जैसे आपने सब्जेक्टिविटी क्योंकि बात करी, कुरान खुद सूरह इमरान में बोल रहा है 7वीं आयत में, क्योंकि ये डिबेट्स हो रही थी उस ज़माने में कि बहुत सारी चीज़ें लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही। फ़लाना आदमी कुरान की सेम आयत सुन के ये समझ रहा है, फ़लाना आदमी ये समझ रहा है। तो आयत उतरी कि जो बेशतर आयतें हैं कुरान की, या जो लार्जर कॉर्पस है, वो बिल्कुल एम्बिगुअस नहीं है। और हाँ, कुछ हिस्से हैं उसके जिसमें एम्बिग्विटी है। फितना करने वाले उस एम्बिग्विटी को एक्सप्लॉइट करके फितना करेंगे, और जिन लोगों को कमांड है, मैं मफहूम बता रहा हूँ, उन ऑब्जेक्टिव आयत पे, उनके लिए वो एम्बिग्विटी इसलिए ख़त्म हो जाएगी क्योंकि उनको कंटेक्स्ट समझ आ रहा है। इसी को मैं ट्रांसेंडेंटल कंटेक्चुअलिज्म बोल रहा हूँ कि वो जो एम्बिग्विटी है वो एम्बिग्विटी इसलिए है क्योंकि आप रिड्यूस्ड फ्रेमवर्क से इस्लाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे नेशन स्टेट के कंस्ट्रक्शन में इस्लाम को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इस्लाम का अपना एक अंडरस्टैंडिंग है कि सोसाइटी पावर रिलेशंस में, स्टेट इंस्टीट्यूशंस में ऑर्गेनाइज कैसे होती है और वो अपने अचीव कैसे करती है गोल्स। तो ये क्लैशेस जो है ये फंडामेंटली इस्लामिक नहीं होने चाहिए थे, और सब्जेक्टिव क्लेम्स को कुरान खुद एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन वो एक बॉडी ऑफ लिटरेचर विद इन कुरान खुद दे रहा है। वो जगह जगह बोल रहा है कि आप अक्ल को इस्तेमाल करें, जगह जगह वो बोल रहा है आप कल्ब को इस्तेमाल करें, बता रहा है डिफरेंस कहाँ पे। जगह जगह वो ये भी बोल रहा है कि अक्ल कल्ब में भी, हार्ट में भी रिसाइड कर जाती है। वो ये भी बोल रहा है कि क्यों आपको वही की ज़रूरत है, क्यों आपकी नॉलेज लिमिट है। मैं अभी पढ़ रहा था इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें,
तो कुरान जो मेटाफिजिक्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और क्योंकि हमारी ट्रेनिंग जो ट्रेडिशन में हो गई है थियराइजेशन की, हमारे जो जिन उलेमाओं की आप बात कर रहे हैं ना, आज की डेट में मुझे वो दिखते नहीं हैं। वो एक डिफरेंट खात थी जिसमें ट्रेडिशन में होलिस्टिक नॉलेज एम्बेडेड होती थी, एग्जिस्ट करती थी। उसके लिए दीन और दुनिया अलग नहीं था, वो उसको शेप कर रहा था, वो थियरीज दे रहा था जस्टिफिकेशन की कि क्यों इस तरह का काम होना चाहिए, और जिससे लोग मुतासिर हो रहे थे, सिर्फ मुसलमान नहीं। वो मिसिंग है। तो मैं इस रियलिटी को बोल रहा हूँ कि आज के डेट में ऑल्टरनेटिव मेटाफिजिक्स में, तो खुद मेरा जो जर्नी है वो वही है कि ऑल्टरनेट मेटाफिजिक्स क्या होगी। मेरा एक अपना उसमें एक अंडरस्टैंडिंग है जो मैं बोल रहा हूँ, ट्रांसेंडेंटल कॉन्टेक्चुअलिज्म बोलता हूँ, और मेरे वालिद साहब से भी वो बहुत चीज़ें आ रही हैं, और 20th सेंचुरी में डिबेट्स हुई हैं। ऐसा नहीं है, वो डिस्कर्सिव ट्रेडिशन मैं मानता हूँ एग्जिस्ट करता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि आज की डेट में। दूसरी बात है कि आपने क्योंकि ट्रेडिशनल क्लेम किया, ऐसी कोई सिविलाइजेशन नहीं है जी जो ट्रेडिशन को क्लेम नहीं करती, इंक्लूडिंग सेकुलर। वो भी ग्रीक फिलोसफी को क्लेम करती है एज अ ट्रेडिशन। वहाँ पे भी डिस्कर्सिव ट्रेडिशन है कि जो एरिस्टोटल से चल रहा है, जो प्लेटो से चल रहा है, जो न्यू प्लॉटिनस में आया, जो चलते चलते टॉमस एक्विनस और उन्होंने लिया, फिर उसके बाद वो ट्रेडिशन डेकार्ट में आया, डेकार्ट के बाद फिर वो ट्रेडिशन न्यूटन, लाइबनिट्स, रूसो, लॉक, हॉब्स, और आपके इमैनुअल कांट, फिर हेगल, फिर उसके बाद आपके एक समझ रहे हैं, वो ट्रेडिशन की पूरी लेगेसी वो भी लाते हैं। वो भी शजरा लाते हैं कि मैंने कहाँ से लिया, उसने उससे लिया, जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऐसे लिया। तो पहली बात, ये कोई इस्लामिक थियोलॉजिकल क्लेम नहीं है कि हमारे पास ही सिर्फ ट्रेडिशन है या मेथड है ट्रेडिशनल। ऑफ कोर्स इट्स नॉट। और आज की डेट में जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, सवाल ये है क्या वो सफिशिएंट है। हाँ, फ़िक़्ह में है, बहुत सारी चीज़ों में, मैं ये नहीं डिनाई कर रहा। मैं कह रहा हूँ फिलोसॉफिकली जब रीज़न करते हैं हम बाहर, तो मुझे तो एक जो कलाम की डिबेट 400 साल पहले हुई, शाह वलीउल्लाह दहलवी ने करी या फिर उनसे पहले करी, आज की डेट में मैथमेटिकल क्लेम्स टू लॉजिक एक्सपैंड हो गए हैं, मंतिक एक्सपैंड हो गया। समझ रहे हैं जी। आपका चाहे विजन सेम रहे, लेकिन आपको फिर से सिंथेसाइज करना पड़ेगा लार्जर बॉडी ऑफ नॉलेज में प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। वो नहीं है। दिस टेक्स अस टू द सेकंड क्वेश्चन जो मैंने शुरू में पोज किया था कि मुस्लिम्स इंडिया में अपनी आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट कैसे करें। नाउ बेस्ड ऑन हमने जो डिस्कशंस किए हैं, लेट मी गिव एन इनिशियल स्टेटमेंट जिसकी बेसिस पे वी कैन डिस्कस इट। शुड दे अंडरस्टैंड the constitution, the state after 1947 as something जो उन पे इम्पोज की गई, जिसमें उनको नेगोशिएट करना पड़ेगा परपिचुअली, विच वी डिस्कस्ड। ठीक है कि क्या मुस्लिम स्टेट ऑफ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इज इन परपिचुअल स्टेट ऑफ नेगोशिएशन। ठीक है, क्या वो परपिचुअली स्ट्रैटेजिकली आपको नेगोशिएट करना है क्योंकि वो इन्फोर्स्ड है एक पर्टिकुलर टेम्पलेट आपके ऊपर, दैट्स वन। या फिर आप ये मान के चलें कि बिकॉज आफ्टर 1857, और इनफैक्ट 1857 जो है उसमें उस रिवोल्ट में सबसे बड़ा रोल मुसलमानों का ही था एक्चुअली। भाई मुग़ल एम्पायर था, ये मुग़ल्स के अंडर में था, जाहिर सी बात है मुग़ल्स ही उन्हीं वही करेंगे, तो ये बहुत लॉजिकल बात है। तो 1857 के बाद से मुसलमानों ने जो रेजिस्टेंस दिखाया अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस, वो कंटिन्यू होता है टिल 1947 एटलीस्ट, इन वॉट एवर फॉर्म इट इज़। ठीक है, कोई भी फॉर्म हो, और फिर वो मैनिफेस्ट होता है फर्दर, भले बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में हो, लेकिन इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जांपल देवबंद भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो 1860s में बना था। जमीयत उलमा हिंद 1920 में बनी थी, आज भी एग्जिस्ट करती है। जमात इस्लामी 1947 से बनी थी, से पहले बनी थी 1941। यस, जमात इस्लामी हिंद आज भी एग्जिस्ट करती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एज अ यूनिवर्सिटी वजूद 1920s में आती है, आज भी एग्जिस्ट करती है।
तो वो जो एक आइडेंटिटी की बात है वो कंटिन्यूअस है, प्री इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो पहला चीज़ तो ये था, क्या ये जो नेशन स्टेट या इंडिया एज अ स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक फोर्स्ड माने जिसमें हमको परपिचुअली नेगोशिएट करना है, या इसको हम ये माने कि साहब ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमने खुद कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, एंड देयरफॉर इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ नेगोशिएशन, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ क्लेम कि मेरा शेयर भी है इसके अंदर, ठीक है। जो राहत इंदौरी का शेर है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ठीक है। सो इज दैट्स अ सेकेंड कैटेगरी, दैट्स अ सेकेंड थिंग। देन देयर इज़ अ थर्ड थिंग कि साहब हमने नेगोशिएट किया था, हमने उसको वजूद में लाया था, हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, आज भी हमारा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अब ये जो कंट्री जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन हमारे लिए एलियन डायरेक्शन है, ठीक है। हमने ये नेगोशिएट कभी नहीं किया था कि इस तरीके का वायलेंस होगा हमारे ख़िलाफ़, या हमारा इस तरीके का मार्जिनलाइजेशन होगा, या हमारा इस तरीके का सप्रेशन होगा, चाहे वो आप सिटीज़नशिप पे ले लें, चाहे रेफ्यूजी में ले लें। अभी कल ही परसों की न्यूज़ है कि भाई दिल्ली में जो है वो इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को पकड़ा गया, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, ये वो सारे हिंदुस्तान में चल रहा है ये, ठीक है। या डिमोलिशन को ले लें आप, चाहे वक्फ को ले लें आप, चाहे पर्सनल लॉ को ले लें आप, चाहे कम्युनल वायलेंस को ले लें, बाबरी केस को ले लीजिए। थर्ड कैटेगरी ऑफ आर्ग्यूमेंट ये है कि साहब हमने ये हिंदुस्तान नेगोशिएट नहीं किया था, ठीक है। तो ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये एलियन डायरेक्शन है, जहां हमारी सिटीजनशिप ख़त्म हो रही है, आइडेंटिटी ख़त्म हो रही, डाइल्यूट हो रही है। नाउ अगेन वी हैव टू कम ऑन द टेबल टू नेगोशिएट। नाउ अगेन वी हैव टू स्टार्ट डूइंग समथिंग सो दैट हमारा एग्जिस्टेंस दिखाई तो दे आपको। दिस इज़ अ थर्ड थिंग जिसको कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब रीनेगोशिएटिंग द हिंदू मुस्लिम डील, हसन सुरूर ने शायद किताब लिखी है कि क्या वो रीनेगोशिएट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। क्या वो जो झंडा है हिंदुस्तान का, जो झंडा है जिसमें दोनों कलर्स आपने सिंबॉलिकली दिखाए हैं हिंदू मुस्लिम के, और बीच में वाइट दिखाया है एज अ मैटर ऑफ पीस, क्या उसके लिए भी आपको लड़ना पड़ेगा? सो इन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ द डिस्कशन, जो हमने जो डिस्कशंस किए हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग में वेयर डू वी फॉल? आपका काफ़ी लेयर्ड, कॉम्प्लेक्स और नुआंस्ड क्वेश्चन है, जो पिछले 300 साल, अगर हम 1857 से भी पीछे लेके चलें, और मुग़लिया जो सल्तनत है उसका डाउनफॉल क्यों शुरू होता है जी, उसकी तरफ भी हम तवज्जो दें। और जो शाह वलीउल्लाह दहलवी और उनसे पहले जो स्कॉलरशिप हो रही थी, वो ये आर्ग्यू कर रहे थे कि जो मुग़ल स्टेट है वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस, अदल, जस्टिस, जो भी इमेजिनेशंस हैं कि व्हाट ऑट टू बी, उससे हट के वो पावर रिलेशंस, सर्वाइवल, कंट्रोल, मॉडर्न स्टेट भी। अब जैसे आप ईटन का हमने पॉडकास्ट किया था, मैंने रिचर्ड ईटन का, तो उनका बोलना था कि अकबर और औरंगज़ेब दोनों वर वेरी मॉडर्न। जी, अकबर ने जो मॉडर्न नेशन स्टेट में इंस्टीट्यूशंस ऑफ एफिशिएंसी होते हैं कि किस तरह से स्टेट मल्टीपल लेवल्स पे ऑर्गेनाइज्ड होगा, मिलिट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, ही इज़ द वन हु इंट्रोड्यूस्ड इट इवन बिफोर मॉडर्न नेशन स्टेट। और दूसरी तरफ औरंगज़ेब, जिसने रूलर को फिर से पहली बार बिलो द रूल ऑफ लॉ रखा कि शरीयत ऊपर है। अभी तक क्या चला आ रहा था कि ठीक है वो है, लेकिन जो रूलर है उसके ऊपर लॉ अप्लाई नहीं हो रहा था। तो इन प्रिंसिपल एक मॉडर्न स्टेट का जो ये भी लॉजिक है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सीट ऑफ अथॉरिटी और सॉवरेंटी है। जी,
और एक इस्लामिक गवर्नेंस के मॉडल में क्योंकि कुरान और जो कॉर्पस ऑफ हदीस लिटरेचर है उससे जो इमर्ज होने वाली शरीयत है, फ़िक़्ह है, वो सीट ऑफ सॉवरेंटी बन जाता है इन टर्म्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जी। तो औरंगज़ेब भी इन मॉडर्न लॉजिक के अगर हिसाब से सोचेंगे रूल ऑफ लॉ के अंडर है, लेकिन क्योंकि मॉरल करप्शन, क्योंकि इनइक्वालिटीज़, क्योंकि स्टेट के सर्वाइवल के लिए जो रिलेशंस आप बिल्ड कर रहे हैं दूसरे स्टेट्स के साथ, दूसरे ग्रुप्स के साथ, हिंदुस्तान में कास्ट एक बड़ा फैक्टर है। इस्लाम का जो क्लेम है वो एक रैडिकल ह्यूमनिज़म का है जी। लेकिन वो हिंदुस्तान जैसी ज्योग्राफी में नहीं एग्जिस्ट करता है। इवन स्कॉलर्स लाइक शाह वलीउल्लाह दहलवी टू मौलाना मौदूदी, आज़ाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, ये जो लंबा डिबेट का सिलसिला हुआ 200-250 साल, कहीं पे भी इस इनइक्वालिटी को जो एग्जिस्ट करती है मुआशरे में जी। उसको सीरियसली नहीं लिया गया। जी। तो एक तो ये है कि मॉरल करप्शन के स्टेट सरवाइव करते हैं जस्टिस पे, या कम से कम परसेप्शन ऑफ जस्टिस पे। आप बहुत लंबे वक्फे तक कंट्रोल को इस्तेमाल करके आप स्टेट को स्टेबल नहीं रख सकते। जो वेस्टर्न नेशन स्टेट्स हैं, डिस्पाइट देयर ऑपरेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, उन्होंने जो फ्रीडम्स दिए हैं अपने नेशन स्टेट्स के विद इन टू देयर ओन पॉपुलेशंस, वो उनके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। दैट शराड जो इस वक्त यूएस में हो रहा है अंडर ट्रम्प, वो फ्रिक्शन जब मैनिफेस्ट हो रहा है, आप देखिए स्टेबिलिटी कैसे है। हर कुछ महीने में गवर्नमेंट शटडाउन हो जाता है। जी। आप सोचिए दुनिया का टॉप नेशन स्टेट में अगर आपको ये सुनने में आ रहा हो गवर्नमेंट शटडाउन है, आप क्या उसको स्टेबिलिटी लेंगे? तो एक तो मुस्लिम आइडेंटिटी को पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो जब से लेकर 1857 तक डाउनफॉल हो रहा है, और काउंटर क्लेम जब भी आ रहा है, शाह वलीउल्लाह बोल रहे हैं कि डाउनफॉल आ रहा है, सिंथेसिस करना पड़ेगा। जी। वो सिंथेसिस करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन वो सिंथेसिस किस चीज़ में हो रहा है? थियोलॉजिकल डिबेट्स में, वहदानियत की डिबेट्स में। वो मॉडर्निटी जो डेवलप हो रही है, सो कॉल्ड, जो इल्म के नए जो शोबे दुनिया में इमर्ज हो रहे हैं, वो उसका सिंथेसिस नहीं है। जी। तो ही इज़ ग्रेट विद इन द ट्रेडिशन, बट ही इज़ नॉट ग्रेट एज अ सिंथेसिस ऑफ द ओवरऑल दुनिया में जो चल रहा है। ठीक है। उसके बाद शाह वलीउल्लाह दहलवी को बोला जाता है कि हर वो ट्रेडिशन, क्योंकि सीड तो थी सिंथेसिस की, जो फिर उसके बाद हिंदुस्तान में गुजरा, जो 6 बड़े ट्रेडिशन हैं, देवबंद का ट्रेडिशन है, बरेलवी का ट्रेडिशन है, मौलाना जो ये हैं क्या मौदूदी हैं, सर सैयद हैं, इस तरह के, मैं मिस भी कर रहा हूँ, वो सब शाह वलीउल्लाह दहलवी की अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई देयर शुड बी सिंथेसिस। जैसे हेगल ने जब बोला डायलेक्टिक्स है, जी। उसने रिस्पॉन्ड किसे किया? इमैनुअल कांट को। इमैनुअल कांट क्या कर रहा था? सिंथेसाइज कर रहा था। लेकिन उसके बाद एक री इंटरप्रिटेशन ने डायलेक्टिक्स के उसके बाद सिर्फ डिफरेंसेस लाया वेस्टर्न एकेडेमिया में। उसी तरह शाह वलीउल्लाह ऑल्दो ट्राइंग टू सिंथेसाइज बिकेम द प्राइमरी रीजन ऑफ फैक्शंस। ठीक है। उनकी अपनी जो इंटरप्रिटेशन जो लोग कर रहे हैं, जो उनके उसमें, हालांकि ही इज़ ग्रेट इन हिमसेल्फ के वो जो कोशिश कर रहे हैं, बट लोग जो उनको फिर रीड कर रहे हैं उस सिंथेसिस को, वो अपने अपने पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। 1857 में क्योंकि एक ब्रिटानिया हुकूमत ने एक और स्टेज ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेंटी की फॉल को अचीव किया मुस्लिम्स की इंडिया में, तो वो जो क्राइसिस है वो इतना मैनिफेस्ट हो गया कि 2 मेजर ट्रेडिशंस, एक क्योंकि उलमा उसमें बहुत इन्वॉल्व थे, उनके जान माल और इदारों का बहुत नुकसान हुआ, तो उन्होंने ये सोचा कि कैसे एक देवबंद जैसी तहरीक हो कि जिसमें आपकी जो अपनी पॉलिटिकल सॉवरेंटी स्टेट के इंस्टीट्यूशन में मैनिफेस्ट होती थी, आप उसको नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशंस में प्रिजर्व कर लें। जी। जो शरीयत का एक हिस्टोरिकल खिलाफत के अंडर अज्यूम किया जाता है कि वो इस तरह, हालांकि वो भी एक क्लेम है, ऐसा नहीं है कि आप खिलाफत के अंदर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट थे, बट सफिशेंटली इंडिपेंडेंट थे इतना कि आप सिवाय
टॉप लीडरशिप के आपके पास इख्तियार था जजमेंट्स का और सफिशेंटली आपको इंडिपेंडेंस थी। तो एक तरफ वो हुआ कि भाई अब स्टेट रिलेशंस चेंज हो रहे हैं, ब्रिटिश जो है वो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव ऑफ हेट है फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस पर्सपेक्टिव उसको मुसलमान दिख रहा है क्योंकि उसी का क्लेम है पॉलिटिकल। जी तो उसने भी बायसेस क्रिएट किए हिंदू मुस्लिम रिलेशंस में। जी तो सर सैयद अहमद खान क्योंकि एजुकेटेड ब्रिटिश उसमें भी वो किया, बाहर भी जाके देखा, वो भी किया, उन्होंने सोचा कि भाई ये एक सिंथेसिस तो हो रहा है लेकिन मॉडर्निटी के साथ नहीं हो रहा है जो उलूम हो रहा है। जी उन्होंने एक एफर्ट मारा लेकिन वहाँ पे भी रियल सिंथेसिस नहीं हुआ, तो वो कंपीटिंग रियलिटीज़ हो गई। देवबंद ने उनको क्रिटिक भी किया कि आप जो कर रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे जी वो ट्रेडिशनल कैटेगरीज को आप डाइल्यूट कर रहे हैं। फरिश्ते क्या हैं, उनका रोल क्या है, आप रैशनलाइज कर रहे हैं इस्लाम को, जी तो आप उसको रिड्यूस कर रहे हैं उसके इम्पैक्ट को, क्योंकि वो बियॉन्ड अक्ल, क्योंकि ये डिबेट्स तो पहले भी हो चुकी हैं, ये तो गज़ाली के वक्त भी हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है ना कि ये डिबेट्स अक्ल की और नकल की और वही की हुई नहीं है। जी वो मॉडर्न फाउंडेशंस में जो एक्सपैंड हुआ है वो लॉजिक उसके कंटेक्स्ट में नहीं हुए, तो किसी के पास भी पूरा जवाब नहीं है। जी लेकिन विजन सबको आ रहा है और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है। जमालुद्दीन अफ़गानी, राशिदुल रिदा, खिलाफत का डाउनफॉल, अल्लामा इकबाल, सब लोग रीड कर रहे हैं कि भाई अब जो हमारी ओवरऑल पॉलिटिकल सॉवरेंटी है ग्लोबल वो ख़त्म हो रही है। जी अब हम क्या करें? तैमियन मूवमेंट आता है, मूवमेंट एक तरीके से ना आ रहा है। दैट इज़ वाई इमाम इब्न तैमिया बिकम्स रेलिवेंट अगेन। वो बीच की हिस्ट्री में गायब हैं क्योंकि मंगोल्स का इन्वेजन अब दूसरी बार ऐसे हो रहा है कि एक तरीके से कि आपकी पॉलिटिकल सॉवरेंटी की ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को चैलेंज मिल गया। जी खिलाफत मूवमेंट, बाकी सारी चीज़ें, मुस्लिम जो आइडेंटिटी है वो अब कंफ्यूज हो जा रही है। इंडिया में भी जो स्टेट और पावर रिलेशंस हैं वो चेंज हो रहे हैं। जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितनी भी आदिवासी, उनको लग रहा है कि एक नया क्लेम और नेगोशिएशन हो सकता है। जी और उन पावर रिलेशंस में जो सफिशेंट, क्योंकि आपको ब्रिटिश ने अपने इंस्टीट्यूशंस में भागीदार नहीं लिया, आप ब्यूरोक्रेट्स नहीं बन पाए, आपको जॉब्स नहीं मिली, आपका सिस्टमिक डेप्रिवेशन जो आज हम बोलते हैं, आपका सिस्टमिक डेप्रिवेशन एज अ स्टेट पॉलिसी, जी क्योंकि ख़तरा आपसे है। और जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने अपने आप को इंटीग्रेट करना शुरू करा। जी तो एक प्रिविलेज क्लास होती है, उसमें से फिर फ्रीडम मूवमेंट होता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो प्राइमरी क्राइसिस है वो डिबेट में आता है फिर से कि मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट क्या होगा। और जो हमने पहले बोला कि मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट प्रोफेटिक लेगेसी में 23 ईयर्स में डिफरेंट तरीके से इमर्ज हुआ है। जी अल्लामा इकबाल क्योंकि कहीं लाहौर और पंजाब और उस इलाके में रह रहे थे जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में भी था, थोड़ा साइड में जाके माइनॉरिटी भी आ रही थी, तो उन्होंने सोचा फेडरल होना चाहिए। जिन्ना के इमेजिनेशन में ज़्यादा हो रहा था कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं जी वहाँ पे अचीव कर लें हम, या मौलाना मौदूदी सोच रहे थे कि कैसे एक फाइनलिटी, इकामत दीन, द प्रोजेक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इस्लाम, वो होलिस्टिक होगा। लेकिन उसकी एक मेथडोलॉजी, उसकी जो एक ग्रेजुअल, एक परपेचुअल स्ट्रगल है उसको अचीव करने की, वो बहुत डिफाइंड नहीं थी। जी दूसरी तरफ हमारे जो अकाबरीन, हमारे जो उलमा हैं देवबंद के, उनमें भी दो फैक्शंस थी। उनमें से एक फैक्शन था जो गांधी और बाकी लोग, आज़ाद थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी थे, उनका ये कहना था कि मिसाक मदीनिया में तो जो कौम और उम्मत की डेफिनेशन है उसमें यहूदी भी थे और पेगन्स भी थे जी या पॉलीथीस्ट भी थे। तो उस हिसाब से आज की डेट में जो हमारी जो रेंज ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेंटी है वो हमारी अपनी वजूहात की वजह से पीछे चले गई है। अब हमें सोसाइटी पे भी काम करना पड़ेगा। हमें उस मॉरल क्लेम को जब ही कन्फिगर कर सकते हैं जब हमारा सोसाइटी पे कोई क्लेम होगा। जी उसका मेथड वो डिफाइन नहीं कर पाया, जी उसका क्लेम बोल दिया कि ऐसा होना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने बोल दिया कि रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्योंकि वो स्टेज नहीं थी। होता है ना, ये सारी चीज़ें इन टाइम होती हैं। उस टाइम मॉडर्निटी की कंप्लीट कैनवस दुनिया के सामने जाहिर नहीं थी। पोस्ट मॉडर्निटी से कोई डील नहीं कर रहा है, क्रिटिकल थियरी से कोई डील नहीं कर रहा है, नेशनलिज्म से लोग डील कर रहे हैं, नेशन स्टेट से नहीं कर रहे हैं। जी समझ रहे हैं कि जैसे कैपिटलिज्म और एक कैपिटलिस्ट स्टेट में डिफरेंस है, उसी तरह नेशनलिज्म और नेशन स्टेट में डिफरेंस है।
तो इनकम्प्लीट मॉडल्स ऑफ हाउ मुस्लिम्स कैन नेगोशिएट, क्योंकि ब्रिटानिया हुकूमत का भी समझ आ रहा था वर्ल्ड वॉर टू के बाद, 1-2 के बाद इनका भी कोलैप्स हो सकता है, फ्रीडम मूवमेंट भी चल रहा है, तो ये सब नेगोशिएटिंग पोजीशन है। अंबेडकर बात कर रहे हैं दलित आइडेंटिटी की, पूना पैक्ट हो रहा है, अंबेडकर बोल रहे हैं कि मुसलमानों में प्रिंसिपली इक्वालिटी है, लेकिन जब वो एंगेज कर रहे हैं मुसलमानों से, कोई उस क्वेश्चन में इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम लोगों ने अभी तक ये जो डिस्कशंस किए कि मुसलमानों का क्या रोल रहेगा, पार्टीशन होते ही मुसलमानों का बंटवारा हो गया जी। ये सारे मॉडल्स एक यूनिफाइड इंडिया के क्लेम की तरफ थे। थियरी सारी कंस्ट्रक्ट हो रही है उस टाइम जब आपके पास रिलेटिव फ्रीडम है, इसलिए जमीयत भी बन रही है, जमात भी बन रही है, एएमयू भी बन रहा है, जामिया भी बन रहा है, नदवा भी बन रहा है। जी। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई मेजर तहरीक जो ओरिजिनल हो, कोई मेजर मूवमेंट जो ओरिजिनल हो, डेरिवेटिव ना हो। डेरिवेटिव मूवमेंट्स तो बहुत हैं, क्योंकि जो स्टेट फॉर्मेशन हुआ, जो आप नेगोशिएशंस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने पावर और कंट्रीब्यूशन आपका ख़त्म हो गया, और आपका जो क्लेम टूवर्ड्स, क्योंकि पार्टीशन हो गया, पार्टीशन होने की वजह से जो आपका क्लेम की मॉरल हाई ग्राउंड है वो रिलेटिवली रिड्यूस हो गई प्रिंसिपली। तो अब जब आप नेगोशिएटिंग टेबल पे आए तो आपकी जो रिलेटिवली जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे रिड्यूस्ड राइट्स हो गए। फिर भी बहुत सारी चीज़ें नेगोशिएट हो गई जी। प्रिंसिपली स्पीकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन प्लूरल रहा, सेक्युलर रहा, लिबरल रहा, लेकिन उसके अंदर इंटरप्रेटिव कैटेगरीज, जैसे नेशन स्टेट जो है हम बात कर रहे थे, वो एक यूटोपियन कंस्ट्रक्ट है। जी। जब आपने बात करी कि भाई ट्रेडिशंस की भी सब्जेक्टिव रीडिंग होती है, तो सब लोगों को लग रहा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, तो अब इसने ट्रेडिशन जो बनेगा हिंदुस्तान में अगला वो प्रिजर्व कर लिया। ये अजम्पशन नहीं रहा कि अगर कम्युनलिज्म स्ट्राइव करेगा, मेजोरिटेरियन स्टेट इमर्ज होगा, वो भी नेगोशिएट कर रहे हैं, आप भी नेगोशिएट कर रहे हो, उनका नेगोशिएटिंग क्लेम ज़्यादा होगा, आप इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नहीं करेंगे, आप रिफॉर्म नहीं करेंगे। जी। तो उसका असर ये हुआ कि मुस्लिम एक तो पॉलिटिकल सॉवरेंटी में जो स्टेट अपनी एक थियरी कंस्ट्रक्ट करता है पास्ट की, उसमें आप अदर हो गए, आप बाहरी है, क्योंकि जो हिंदुत्व राइट है उन्होंने एक पर्टिकुलर क्लेम किया कि भाई ये तो बाहर से आए हैं। ठीक है। तो आपकी जो सोशियोलॉजिकल कंडीशनिंग है और रीजनिंग है उसमें आपका अदराइजेशन हो गया। और सिर्फ आपका नहीं हुआ, क्योंकि ये ग्लोबल नेशन स्टेट्स बनने की वजह से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो मुसलमानों का हुआ है। वो इस वजह से हुआ है क्योंकि वो जैसे लिबरल्स जो हैं या कम्युनिस्ट हैं, उनका जो मॉरल फ्रेमवर्क, जो उनका क्लेम है अपनी मॉरलिटी को अपने पैराडाइम में, वो ट्रांसनेशनल है कि नेशन स्टेट कोई भी हो सकता है। वो प्रिंसिपल्स जब अप्लाई होंगे तो इस तरह की सोसाइटी कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए। जी। मुसलमान वो क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में है वहाँ वो कुछ और मांग रहे हैं। वो अफ़गानिस्तान में कुछ और मांग रहे हैं, ईरान में कुछ मांग रहे हैं, इंडिया में कुछ मांग रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ मांग रहे हैं, बांग्लादेश में कुछ आ रहे हैं। ये सब लैक ऑफ मेटाफिज़िक्स की वजह से, लैक ऑफ थियरी की वजह से है कि आपकी यूनिवर्सल मॉरल थियरी नहीं है कोई। गांधी ने कलेक्टिव, कोई मुस्लिम गांधी क्यों नहीं हुआ कि जिसके पीछे सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं डिफरेंट मज़ाहिब के? हिंदू ही क्यों हुआ गांधी? उसी तरह जब हम इस कंडीशन की बात करते हैं कि जिसमें मुसलमान एक 200 नेशन स्टेट्स में बढ़ गए फ्रॉम माइक्रो माइनॉरिटी टू मेजॉरिटी, तो वो 23 साल में जो माइक्रो माइनॉरिटी से लेकर मेजॉरिटी तक का जो टेम्पलेट्स हैं, जी। जो परपेचुअल रियलिटीज़ थी, वो फ्रोज़न रियलिटीज़ बन गई। और लैंग्वेज ना होने की वजह से ट्रांसनेशनल कि वो अगर लैंग्वेज होगी तो वो नेशन स्टेट से कम्पीट करेगी, जो हल्लाकियन पैराडाइम हम डिस्कस कर रहे हैं। जी। वो अजम्पशन से आ रहा, कि ऐसा है नहीं। प्रॉफिट ने इंस्टीट्यूशनलाइज किया उस मोमेंट में। जी। तो मुसलमान को आर्ट ऑफ गवर्नेंस, आर्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग, आर्ट ऑफ सोशल बिल्डिंग, आर्ट ऑफ कंट्रीब्यूटिंग, आर्ट ऑफ प्रोग्रेस अपने वैल्यू सिस्टम से, वो आर्ट एक लॉस आर्ट बन गई और वो रिएक्शनरी एक आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट हो गई, जो सिर्फ अपनी मार्जिनलाइजेशन, अपने ऑपरेशन को ही ये समझती है कि वही डिफेंड करना का मतलब ये हो गया कि मुस्लिम आइडेंटिटी नेगोशिएट हो गई। जी। तो ये रियलिटी है बेसिकली। हम इस पे और बात कर सकते हैं कि इस रियलिटी के और क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्यों इसमें चैलेंजेस हैं,
इसमें सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, बट मोटा मोटा ये है कि आपके पास इस ज़माने को समझने के लिए और इसमें एग्जिस्ट करने के लिए अपने ट्रेडिशन से क्लेम्स ख़त्म हो गए। जो क्लेम्स रहे, जो हमें पोटेंशियल देते हैं एग्जिस्ट करने के, जैसे मौलाना आज़ाद ने किया, वो क्लेम आपका सिर्फ इतना आ गया कि आप थियोलॉजिकली एज अ माइनॉरिटी एग्जिस्ट कर सकते हैं एक प्लूरल नेशन स्टेट में। आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, वो वहाँ पे कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है। इशारे हैं, इशारे तो सब कर रहे हैं। जब तक आपके पास कॉन्क्रीट मेथोडोलॉजी नहीं होती है कि आप चेंज लाएंगे कैसे, क्या होगा, जब तक आपके पास नॉलेज प्रोडक्शन का मैकेनिज्म नहीं होता है कि आप नॉलेज प्रोड्यूस करके दुनिया में बेहतरी कैसे करेंगे अपने लिए और दूसरे के लिए, तब तक जैसे ब्लैक्स हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम हिस्ट्री ओप्रेस रहे, दलित्स लॉन्ग टाइम ऑफ हिस्ट्री लाए ओप्रेस लाए जी, क्योंकि वो आइडेंटिटी को उन प्रिंसिपल्स पे कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे थे जिससे वो अपने आप को डिटैच कर सकें अपनी मार्जिनलाइजेशन की फ्रेमवर्क में कि भाई कास्ट है तो दलित सबसे नीचे है। तो अंबेडकर ने उसको डिकंस्ट्रक्ट करा, डेमोलिश करा, उसको पॉलिसी में कन्वर्ट किया, एनाइलेशन पे बात की। मुसलमान को अभी ये नहीं पता है कि उसको क्या नेगोशिएट करना है, सिवाय इसके कि भाई मेरी सिक्योरिटी होनी चाहिए, मेरा एम्पावरमेंट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, किस तरह से जो लीगल प्लूरलिज्म है जिसकी हम बात करते हैं मॉडर्न, उसमें इस्लाम में तो वो पहली बार सिर्फ अकेला थियोलॉजी है जिसमें दूसरी, जब हम मेजॉरिटी बन जाते हैं और हम गवर्नेंस करते हैं और स्टेट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बावजूद प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, उनका कल्चर, उनका हेरिटेज हमारी थियोलॉजी में बाकायदा डेवलप्ड, कंस्ट्रक्टेड और बहुत रिच ट्रेडिशन है। इवन ऑटोमन्स में जो मिल्लत सिस्टम रहा, समझ रहे हैं? तो हम इवन इस्लाम क्या चाहता है, वो किस तरह से डिफरेंटली मैनिफेस्ट करता है, उसका हायर मॉरल क्लेम क्या है। आज की डेट में ह्यूमन राइट्स में आके हम लिबरल ह्यूमन राइट्स के पीछे क्यों जाते हैं, क्योंकि उनका हायर मॉरल क्लेम है ना एज पब्लिक स्फीयर। हमारा हायर मॉरल क्लेम नहीं है पब्लिक स्फीयर में। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रॉफिट ने मक्कन पीरियड में किया, उन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी को सामने रखा लोगों के, और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। गज़ा के बावजूद ये तो है कि भाई जेनोसाइड हो रहा है, इसलिए लिबरल ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क में इनको नहीं मारना चाहिए, लेकिन मुस्लिम मॉरल क्लेम फिर भी डिफीट हो गया। कोई मुसलमान स्टेट साथ नहीं है, समझ रहे? मुस्लिम माशरा उस लेवल पे ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया कि वो एक्चुअली प्रॉपरली चीज़ों को बॉयकॉट कर सके। आज भी 2 years आफ्टर अ लाइव जेनोसाइड और इतने लो पे आने के बाद भी आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस रिएक्शनरी हैं, क्योंकि आपके पास थियरी लेस है, आपके पास फ्रेमवर्क ही नहीं है नेगोशिएट करने का। आर मुस्लिम्स लिविंग इन अ स्टेट ऑफ एक्सेप्शन? स्टेट ऑफ एक्सेप्शन नेशन स्टेट्स की पर्टिकुलैरिटी है। मतलब अगर आप बोलें कि भाई क्या ईरान में मुस्लिम स्टेट ऑफ एक्सेप्शन में नहीं है, शियाओं ने कम से कम अपनी ट्रांसेंडेंटल फ़िलोसफी को, फ़िक़्ह को, तसव्वुफ़ की डिबेट को और अपने पॉलिटिकल इस्लाम को, उनके यहाँ एक कलाम का ट्रेडिशन है, वो फ़िक़्ह से बहुत जुड़ा हुआ है 12वीं में, और उसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस विलायत फ़क़ीह के थ्रू आयतुल्लाह खुमैनी ने बनाए और स्टेट फॉर्मेशन दे दी। नहीं, बट इज स्टेट फॉर्मेशन नॉट इन स्टेट ऑफ एक्सेप्शन as against ummah or against the imamate in Shia tradition? Shia tradition में imamate के खिलाफ नहीं है क्या स्टेट? नहीं, वो उसको ऑनगोइंग, वो बोलते हैं कि भाई हमारा 5 स्टेजेस हैं जी, वहाँ अचीव करनी है, हम 2nd स्टेज में हैं, फिर हम 3rd स्टेज पे आएंगे, वो जो बयान करते हैं। तो वो स्टेजेस की क्लैरिटी है उनको। चलिए लेट अस अज्यूम कि ऐसा है, कमिंग बैक टू इंडिया में आप बात करें, गाज़ा के सेंस में भी बात कर सकते हैं। आर मुस्लिम्स इन इंडिया लिविंग इन ए स्टेट ऑफ एक्सेप्शन? क्योंकि स्टेट ऑफ एक्सेप्शन में ही क्वेश्चन सिक्योरिटी का आता है, स्टेट ऑफ एक्सेप्शन में ही प्राइमरी क्वेश्चन सिक्योरिटी का आता है। वहाँ पे आप नेगोशिएटिंग पोजीशन पे नहीं होते। असल में स्टेट